अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के पास पेपर के एमसीक्यू को। याद रहे ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम एमसीक्यू नंबर 40 से आगाज़ करने जाएंगे। इससे पहले हमने एमसीक्यू नंबर 1 से लेकर 39 तक एमसीक्यू मुकम्मल किए थे। आज हम इसके आगे कंटिन्यूशन करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला एमसीक्यू। और आज का सबसे पहला एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 40। इसमें कहा जा रहा है द सिस्टर्नी ब्रेक अप इनटू वेसिकल फॉर्म डैश एंड डैश ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। भाई गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है उसकी सिस्टर्नी जो है वो ब्रेकअप होती है वेसिकल की शक्ल में। अब जो ये वेसिकल की शक्ल में जो सिस्टर्नी ब्रेक होती है उसकी शेप क्या है और वो किस साइड से ये रिलीज होगी। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कॉन्वेक्स फॉर्मिंग फेस, ऑप्शन बी कॉनकेव फॉर्मिंग फेस, ऑप्शन सी कॉनकेव मैच्योरिंग फेस, ओके कॉन्वेक्स है ये, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कॉनकेव मैच्योरिंग फेस। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है कि ये जो सिस्टर्नी जो वेसिकल की शक्ल में जो ब्रेक होती है गोल्जी अपरेटस से वो किस शेप में होती है और किस साइड से ये रिलीज होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो है ऑप्शन डी, ये कॉनकेव शेप की होती है और मैच्योरिंग साइड से क्या होती है, ये रिलीज होती है। अगले एमसीक्यू हमारे जो हैं वो रिलेटेड हैं लाइसोसोम से रिलेटेड और इसमें हमारा पहला एमसीक्यू है फॉर एमसीक्यू नंबर 41। Tay-Sachs disease is due to absence of an enzyme that is involved in the catabolism of। भाई Tay-Sachs डिजीज़ जो है ये जो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ में से एक बीमारी है। हमें कहा जा रहा है कि इसमें एक एंजाइम जो होता है वो एब्सेंस होता है। एक एंजाइम जो होती है उसकी गैर मौजूदगी होती है और वो एंजाइम किसकी कैटाबॉलिज्म करवाता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है वो प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म करवाता है, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है वो कार्बोहाइड्रेट की कैटाबॉलिज्म करवाता है, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है वो एस्कॉर्बिक एसिड की कैटाबॉलिज्म करवाता है और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है वो लिपिड की कैटाबॉलिज्म करवाता है। ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। Tay-Sachs डिजीज इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एन एंजाइम दैट इज इन्वॉल्व इन द कैटाबॉलिज्म ऑफ। ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शन हमारे पास है और आपने क्या करना है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन डी, लिपिड की कैटाबॉलिज्म वो करवाता है जो एब्सेंस होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 42। इसमें कहा जा रहा है द एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम आर सिंथेसाइज ऑन। भाई जो एंजाइम्स होते हैं ना लाइसोसोम के वो कहाँ सिंथेसाइज होते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है गोल्जी एपरेटस। द एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स आर सिंथेसाइज एंड भाई लाइसोसोम के जो एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ से सिंथेसाइज होते हैं। एमसीक्यू नंबर 42 की हम बात करने जा रहे हैं। ए बी सी एंड डी बहुत ही अच्छा सवाल है। देखते हैं लाइव चैट कमेंट सेक्शन में कितनों का आंसर जो है वो करेक्ट आता है। मैं इसका करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूँ, जल्दी से आप अपना एक आंसर सेलेक्ट करें। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप बोलेंगे सर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों? भाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है और एंजाइम जो होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो ज़्यादातर प्रोटीन नेचर के होते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करवाता है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 43 की हम बात करने जा रहे हैं। द प्रोसेस बाय विच अनवांटेड स्ट्रक्चर विद इन द सेल आर इनगल्फ एंड डाइजेस्टेड विद लाइसोसोम इज नोन एज। वो प्रोसेस जिसमें अनवांटेड स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर होते हैं वो इनगल्फ्ड हो जाते हैं और डाइजेस्ट हो जाते हैं। भाई लाइसोसोम जो होता है ना अपने ही सेल के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनको क्या कर देता है, वो डाइजेस्ट कर देता है, इनगल्फ करता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है उस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोफेगी, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है उस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितनों का आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो है ऑप्शन बी ऑटोफेगी।
करेक्ट आंसर क्या हमारे पास ऑटोफेगी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें लाइसोसोम जो होते हैं वो अपने ही सेल के स्ट्रक्चर को इनगल्फ करता है और इसे क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ ओल्ड ऑर्गेनेल्स। वो कौन सा स्ट्रक्चर, भाई एमसीक्यू नंबर 44 में रीड कर रहा हूं। इसमें कहा जा रहा है द स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ ओल्ड ऑर्गेनेल्स। वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो ओल्ड पुराने ऑर्गेनेल को जो है वो ब्रेक डाउन करने में अहम किरदार अदा करता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है वो ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है लाइसोसोम, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है ग्लाइऑक्सिसोम और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है पेरोक्सिसोम। ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। द स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व इन द ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनेल, वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो पुराने ऑर्गेनेल के ब्रेक डाउन में अहम किरदार अदा करता है। ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, बी लाइसोसोम। क्या है, लाइसोसोम जो होता है वो ओल्ड ऑर्गेनेल को जो है वो ब्रेक डाउन करने में अहम किरदार अदा करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 45 की हम बात करेंगे। सेल्फ ईटिंग ऑफ लाइसोसोम इज कॉल्ड, भाई वो प्रोसेस जिसमें लाइसोसोम अपने ही सेल को जो है वो खाना शुरू करता है, सेल्फ ईटिंग प्रोसेस जो कहते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है फेगोसाइटोसिस, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है पिनोसाइटोसिस, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है ऑटोफेगी, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है एक्सोसाइटोसिस। ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सेल्फ ईटिंग ऑफ लाइसोसोम इज कॉल्ड, सेल्फ ईटिंग ऑफ लाइसोसोम क्या कहते हैं इसे हम। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो है ऑप्शन सी, ऑटोफेगी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 46 की हम बात करने जा रहे हैं। ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन द ग्लाइकोलेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसिन इन अ स्ट्रक्चर ऑफ सेल कोल्ड। भाई फोटो रेस्पिरेशन के दौरान ग्लाइकोलेट नाम का जो कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसिन में इन अ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल के एक स्ट्रक्चर में, उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है गोल्जी बॉडीज, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है ग्लाइऑक्सिसोम, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है पेरोक्सिसोम। ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितनों का आता है। जल्दी से लाइव चैट कमेंट सेक्शन में अपना आंसर सेलेक्ट करें, फिर मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। तो करेक्ट आंसर इसका हमारे पास है ऑप्शन डी, पेरोक्सिसोम इज द करेक्ट आंसर। पेरोक्सिसोम जो है वो क्या कर रहा होता है, सॉरी एक मिनट, 46 की हम बात करें, बिल्कुल पेरोक्सिसोम जो है वो क्या कर रहा होता है, ग्लाइकोलेट को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लाइसिन में जाकर कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू पे हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 47 को मैं रीड आउट कर रहा हूँ। टोनोप्लास्ट बाउंड टू विच ऑर्गेनेल, भाई टोनोप्लास्ट एक स्ट्रक्चर है, वो किस ऑर्गेनेल से उसका ताल्लुक है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है न्यूक्लियस, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है वैक्यूल। ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शन आपके पास है। टोनोप्लास्ट बाउंड टू, टोनोप्लास्ट किसके साथ बाउंड होता है, देखते हैं करेक्ट आंसर कितनों का आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन डी वैक्यूल। टोनोप्लास्ट दरअकीकत एक मेम्ब्रेन है जो वैक्यूल को क्या करती है, बाउंड करती है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग, मैं एमसीक्यू नंबर 48 में रीड करने जा रहा हूँ। द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग द वैक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड, वो मेम्ब्रेन जो वैक्यूल को साइटोप्लाज्म से अलग करती है उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है क्रिस्टी, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है सिस्टर्नी, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है टोनोप्लास्ट, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है वैक्यूलर मेम्ब्रेन। ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शन हमारे पास है। द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग द वैक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म, वो मेम्ब्रेन जो वैक्यूल को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है उस मेम्ब्रेन का नाम बताना है। तो देखते हैं करेक्ट आंसर कितनों का आता है, बहुत ही बच्चों वाला सवाल है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी, टोनोप्लास्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सिलेंडर इन स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो सिलेंडर इन स्ट्रक्चर है, मतलब होलो स्ट्रक्चर की यहाँ बात हो रही है। तो देखते हैं करेक्ट आंसर, मोस्ट सिलेंडर स्ट्रक्चर मतलब सॉरी मोस्ट सिलेंडर का मतलब वाउंडेड टाइप जो स्ट्रक्चर है ना उसकी बात हो रही है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है माइक्रोट्यूब्यूल, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है माइक्रोफिलामेंट, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है इंटरमीडिएट फिलामेंट और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है बोथ ए एंड बी। मोस्ट सिलेंडर स्ट्रक्चर बुक की ये बिल्कुल लाइन है, तो इसमें से करेक्ट आंसर आपने सेलेक्ट करना है। तो करेक्ट आंसर मैं इसका बताने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी,
माइक्रोफिलामेंट जो है वो मोस्ट सिलेंडर इन स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 50, माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ स्पिंडल फाइबर आर कंपोज ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड। भाई स्पिंडल फाइबर जो है ना उसमें क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स है। माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ स्पिंडल फाइबर जो बनाते हैं वो सेंट्रियोल हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल पर मुश्तमिल होते हैं। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल जो है उसके पास जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है उस प्रोटीन को हम ट्यूब्यूलिन कहते हैं, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है उसे हम एक्टिन कहते हैं, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है उसे हम मायोसिन कहते हैं और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है उसे हम ट्रोपोनिन कहते हैं। ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शन हमारे पास है और आपने क्या करना है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो जल्दी से लाइव चैट कमेंट सेक्शन में अपना आंसर सेलेक्ट करें। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए, ट्यूब्यूलिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 51, इन क्रॉस सेक्शन ईच सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ 9 ईच इन ट्रिपलेट्स ऑफ। भाई क्रॉस सेक्शन की अगर हम बात करते हैं हर सेंट्रियोल के पास 9 होती है। 9 क्या चीज़ होती है, ईच इन ट्रिपलेट्स। अब वो ट्रिपल्स में क्या होते हैं इनके पास, ऑप्शन ए में कहा जा रहा है वो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है वो माइक्रोफिलामेंट होते हैं, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है माइक्रोविलाई होते हैं और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं। ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शन आपके पास है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ट्रिपलेट्स की शक्ल में सेंट्रियोल के पास क्या मौजूद होते हैं, 4 ऑप्शन आपके पास है, आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जल्दी से लाइव चैट कमेंट सेक्शन में अपना आंसर सेलेक्ट करें, फिर मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए, माइक्रोट्यूब्यूल इज द करेक्ट आंसर। माइक्रोट्यूब्यूल 3 आपस में जुड़ते हैं, ट्रिपलेट बनता है और इसे 9 ट्रिपलेट मिलकर क्या करते हैं, सेंट्रियोल बनाते हैं। तो आपने सेंट्रियोल वाला लेक्चर अगर हमारा सुना होगा तो ये आपके लिए बहुत आसान टॉपिक है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर हम बात करने जा रहे हैं 52 वाला। भाई 51 तक तो डिस्कस कर लिया ना। 52, सेंट्रियोल आर मेड अप ऑफ डैश माइक्रोट्यूब्यूल। सेंट्रियोल जो है, सेंट्रियोल आर मेड अप ऑफ डैश माइक्रोट्यूब्यूल। कितनी माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है, ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 9, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 3, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 12 और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है 27। सेंट्रियोल कितनी माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है, देखते हैं। इसका आंसर जिसने सही दिया ना वो बहुत ही अच्छा बच्चा है, बहुत ही सही बच्चा है। चलो देखते हैं लाइव चैट कमेंट सेक्शन में कितनों का आंसर जो है वो करेक्ट आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है, सेंट्रियोल आर मेड अप ऑफ 27 माइक्रोट्यूब्यूल। क्योंकि आपको मालूम है कि 3 माइक्रोट्यूब्यूल आपस में मिलकर क्या करते हैं, ट्रिपलेट बनाते हैं और ऐसे 9 ट्रिपलेट मिलकर क्या करते हैं, ऐसे 9 ट्रिपलेट्स मिलकर जो है वो सेंट्रियोल बनाते हैं। तो एक सेंट्रियोल में कितने माइक्रोट्यूब्यूल हुए, 27। 9 मल्टीप्लाई बाई 3, 9 ट्रिपलेट है ना और एक ट्रिपलेट में 3 माइक्रोट्यूब्यूल हैं तो 9 मल्टीप्लाई बाई 3 आंसर क्या हो जाएगा, 27 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 53 की हम बात करने जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन हायर प्लांट्स एंड फाउंड इन एनिमल। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो हायर प्लांट्स में जो है वो एब्सेंट होता है एंड फाउंड इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में पाया जाता है जबकि हायर प्लांट में ये मौजूद नहीं होता। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है साइटोस्केलेटन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है सेंट्रियोल और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है साइटोप्लाज्म। ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शन आपके पास है और आपने एक ऑप्शन जो है वो क्या करना है, सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो कितनों का आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एब्सेंट in higher plants and found in animal cell। तो इसका करेक्ट आंसर ए बी सी डी 4 ऑप्शन आप सेलेक्ट कर चुके होंगे उम्मीद करता हूं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी, सेंट्रियोल इज द करेक्ट आंसर। सेंट्रियोल जो होता है वो एनिमल सेल में सिर्फ पाया जाता है और लोअर प्लांट में, हायर प्लांट्स के अंदर ये नहीं पाया जाता। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 54। इसमें कहा जा रहा है ड्यूरिंग एनिमल सेल डिवीजन द स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम। भाई एनिमल सेल की डिवीजन की बात हो रही है और हमें कहा जा रहा है द स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म फ्रॉम। स्पिंडल फाइबर जो है वो कौन बनाता है, ऑप्शन ए में कहा जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है सेंट्रियोल, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है राइबोसोम, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है लाइसोसोम। ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ड्यूरिंग एनिमल सेल डिवीजन द स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म फ्रॉम। स्पिंडल फाइबर जो है वो कौन बनाता है, ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है, ऑप्शन बी, सेंट्रियोल इज द करेक्ट आंसर। एनिमल के अंदर, एनिमल सेल डिवीजन के अंदर द स्पिंडल फाइबर जो है वो कौन बनाता है, सेंट्रियोल बनाता है।
नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, हाउ मेनी ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल आर प्रेजेंट इन सेंट्रियोल। भाई सेंट्रियोल के अंदर कितनी ट्रिपलेट्स होती हैं माइक्रोट्यूब्यूल की? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 10, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 8, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 9, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है 7। ए बी सी एंड डी, चार ऑप्शन आपके पास है। बहुत ही आसान सवाल, तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। बार बार इसको डिस्कस किया है कि भाई 9 ट्रिपलेट्स होती है, तो कितनी हो गई? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 56। At the beginning of nuclear cell division, the number of microtubule triplets in two pair of centriole that migrates to opposite pole are. By beginning of cell division की beginning है, the number of microtubule triplets in two pair of centriole. By centriole जो होता है वो पेयर की शक्ल में होता है, और हमें कहा जा रहा है दैट माइग्रेट टू अपोजिट पोल। अपोजिट पोल की तरफ क्या हो रहे हैं? जा रहे हैं। हमें बताना है द नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स। अब देखो भाई होगा क्या कि भाई सेंट्रियोल जो होता है ना, वो सेल के अंदर सेंट्रोसोम की शक्ल में होता है। क्या होता है? सेंट्रोसोम की शक्ल में होता है, यानी दो सेंट्रियोल आपस में क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। अब जो वो सेल डिवीजन की जब शुरुआत होती है तो सेंट्रोसोम क्या हो जाते हैं? डबल हो जाते हैं। सेंट्रोसोम क्या होते हैं? डबल हो जाते हैं। एक सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पे जा रहा है, दूसरा सेंट्रोसोम जो है वो दूसरी तरफ जा रहा है। तो अब होगा क्या कि एक सेंट्रियोल के पास कितने ट्रिपलेट्स हैं? 9। दो सेंट्रियोल के पास कितने हो गए? 18। इसी तरीके से टोटल कितने हैं? 2 सेंट्रोसोम है, मतलब 4 सेंट्रियोल है। कितने सेंट्रियोल हो गए? 4 सेंट्रियोल हो गए। सेल डिवीजन की बात हो रही है, तो हमने कहा नॉर्मली ये सेंट्रोसोम की शक्ल में सेंट्रियोल की सेल डिवीजन की जब शुरुआत होती है तो सेंट्रोसोम अपने आप को डबल कर लेता है। तो मतलब क्या हुआ कि एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल हैं, और 2 सेंट्रोसोम के अंदर कितने हो गए? 4 सेंट्रियोल हो गए। और एक सेंट्रियोल के अंदर कितने ट्रिपलेट्स थे हमारे पास? 9। तो 9 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर क्या आ जाएगा? 36 इज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 36 इसका जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 57। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है? एमसीक्यू नंबर 57, द स्ट्रक्चर दैट आर इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द सेल आर। हमें कहा जा रहा है द स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर दैट आर इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी, वो स्ट्रक्चर जो मैन्युफैक्चर और सप्लाई ऑफ एनर्जी में इन्वॉल्व होता है, उस स्ट्रक्चर का नाम बताना है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सेंट्रियोल, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है प्लास्टिड्स, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है न्यूक्लियोलस, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के मॉडल पेपर 2011 का सवाल है, तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूं। करेक्ट आंसर इसका जो है वो बहुत ही बच्चों वाला है, सबने आंसर सही लिखा होगा। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फोल्डेड टू फॉर्म फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड। भाई इनर मेम्ब्रेन जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया की, वो फोल्डेड होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। उन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है क्रिस्टी, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है वेसिकल, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है मैट्रिक्स, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है सिस्टर्नी। ए बी सी एंड डी, 4 ऑप्शन आपके पास है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया वाला लेक्चर सुना होगा उनके लिए बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 59। इसमें कहा जा रहा है इन माइटोकॉन्ड्रिया स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड F1 पार्टिकल्स आर फाउंड इन। भाई माइटोकॉन्ड्रिया में छोटे छोटे नोब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको नाम दिया जाता है F1 पार्टिकल्स। और वो F1 पार्टिकल कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है आउटर मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है आउटर कंपार्टमेंट, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है इनर मेम्ब्रेन, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है इनर कंपार्टमेंट। ए बी सी एंड डी, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ये F1 पार्टिकल्स कहाँ पाए जाते हैं? जल्दी से 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ए बी सी एंड डी, 4 ऑप्शन हैं। आपने एक ऑप्शन जो है वो क्या करना है? सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सी इनर मेम्ब्रेन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 60। एमसीक्यू नंबर 60 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ होता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है क्रिस्टी, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है मैट्रिक्स, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है आउटर मेम्ब्रेन, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है राइबोसोम। ए बी सी एंड डी, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पर होता है? तो 4 ऑप्शन हमारे पास है और इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए क्रिस्टी इज द करेक्ट आंसर।
तो यहाँ जाकर आज के इस लेक्चर में हमने पास पेपर के एमसीक्यू नंबर 60 तक जाकर हमने जो है वो मुकम्मल किए, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 3 था। लेक्चर नंबर 4 में इंशाल्लाह एमसीक्यू नंबर 61 से बाकायदा आगाज़ करेंगे, जिसमें पास पेपर के एमसीक्यू सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।